हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे और आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं परसेंटेज यूथ पब्लिकेशन की बुक में, जो चैप्टर नंबर 10 है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन्होंने कहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 380 अंक पाने ज़रूरी होते हैं। एक छात्र को 32% अंक मिलते हैं और वह 76 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए, 380 अंक चाहिए थे पास होने के लिए। अगर 380 नंबर आते तो वो पास हो जाता, लेकिन उसको मिले हैं 32% अंक। हमें ये नहीं पता है एग्ज़ाम कितने नंबर का हुआ। तो मान लीजिए एग्ज़ाम अगर x नंबर का हुआ है तो उसको मिले हैं x का 32%, लेकिन वो अभी 380 नंबर नहीं पाया है, वो 76 नंबर से फ़ेल हो गया है। तो अगर मैं जो भी एक्स था, मतलब जितने भी नंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसके 32% में अगर मैं 76 जोड़ दूंगा तो मतलब ये हो जाएगा पासिंग मार्क्स। और पासिंग मार्क्स इन्होंने कितना बताया है? 380। फिर आप क्या करेंगे, इसको जब इधर ले आएंगे तो ये प्लस का था, इधर आएगा माइनस का, तो आप 76 इसमें माइनस करिए तो ये आ गया 304। 304 बराबर x गुणे 32/100। अब 32 और 304 को सॉल्व करिए तो देखिए, 2 से काटा तो 16 हो गया, और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर 4 से काट दिया, 4 चौक 16, और ये हो गया 4 तेई 12 और 4 8 32। फिर 2 से काट दिया, यहाँ पे हो गया 19, और उसके बाद इसको काट दिया तो ये हो गया 50। तो यानी कि 19 × 50 इज़ इक्वल टू x। उसके बाद 9 × 5 = 45 के 5 4 हासिल, 5 एकम 5 4 9 बराबर जी x। यानी कि एग्ज़ाम जो हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था? 950 नंबर का। एक बार फिर देख लीजिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक पाने थे, लेकिन एक छात्र को 32% अंक मिले और वो 76 अंकों से फेल हो गया। हमें नहीं पता था कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, तो x नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, x का 32% पाया और 76 नंबर से फेल हुआ था। तो अगर मैं इसमें 76 जोड़ दूँ तो मतलब पासिंग मार्क्स हो गया। तो इन्होंने बोला है पासिंग मार्क्स 380 है, इसलिए 380 के बराबर होगा क्या? x का 32% प्लस 76। ये 76 को इधर ले आए तो 380 माइनस 76, और 380 माइनस 76 304 दिया, इज इक्वल टू x इंटू 32/100। फिर इसको सॉल्व किया तो हमें पता चल गया x की वैल्यू 950 आई। यानी कि टोटल मार्क्स कितने का था एग्ज़ाम? 950 का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन्होंने कहा 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, यदि एक को 520 वोट मिले जो 65% वोट थे तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी? अब देखिए, आपको नहीं पता है कि वोटों की कुल संख्या कितनी थी, तो वोटों की कुल संख्या x थी और x का उसको 65% वोट मिला है, तो यानी x का 65% वोट मिला है और किसके बराबर है? 520 के बराबर है। क्योंकि इन्होंने कहा 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, यदि एक को 520 वोट मिले जो कि 65% वोट थे, तो वो कुल वोट का 65% था ना, तो कुल वोट हमारा x है और x का 65% किसके बराबर है? 520 के। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 5 एकम 5, 5 तेई 15, 5 एकम 5 0 और 5 चौक 20। उसके बाद x बराबर ये हो जाएगा 104 × 100/13। फिर 13 8 104, तो x बराबर कितना आ गया? 800। तो यानी कि हमें पता ये चल गया कि 800 वोट पड़े थे, जिसमें से 520 वोट एक उम्मीदवार को मिले और बाकी वोट दूसरे उम्मीदवार को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कर लिया हम लोगों ने, ये क्वेश्चन भी कर लिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनसंख्या पे आधारित प्रश्न हैं ये। आइए देखते हैं इनको कैसे करेंगे। क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है। यदि गांव की वर्तमान आबादी 5000 है तो 2 वर्ष के बाद की आबादी क्या होगी? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। वर्तमान जो आबादी है वो 5000 है। एक गांव की वर्तमान आबादी यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन उसकी 5000 है। 2 सालों तक वो क्या हुआ? 20% की दर से बढ़ती रही। तो मैंने बताया था अगर 20 मतलब बढ़ रही है तो 100 प्लस कर देते हैं, घट रही है तो 100 माइनस कर देते हैं। तो अगर 20% बढ़ रही है तो यानी कि 120/100 हो जाएगा।
क्योंकि भाई परसेंट लगा है तो परसेंट का मतलब अपॉन 100, और 20% बढ़ी है इसलिए 100 में 120। तो ये तो पहले साल की हो गई, लेकिन 2 सालों तक बढ़ी है तो दूसरे साल भी क्या होगा, 20% बढ़ी है तो यानी 120 और बटे 100। तो ये देखिए पहले साल बढ़ी और ये दूसरे साल बढ़ी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 जीरो काट दिया, फिर ये काट दिया, ठीक है। 12 12 144, मतलब 12 का मल्टीप्लाई 12 से 144, और ये 5, तो देखिए जीरो, 5 चौक 20 के जीरो 2 हासिल, 5 चौक 20 2 22, और 5 एकम 5 2 7, यानी कि अब उसकी जनसंख्या कितनी है, 7200। पहले 5000 थी, 2 सालों तक 20% बढ़ी, तो अब संख्या कितनी है, 7200। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है तो शहर की वर्तमान आबादी 25,000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी। देखिए अभी इसी तरीके का ही क्वेश्चन करवाया था। उसकी वर्तमान पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 25,000 है। अब वो 2 वर्षों तक क्या हुआ, 10% घट रही है। तो मैंने आपको बताया था अगर 10% घट रही है तो यानी 100 माइनस 10, यानी कि 90/100। ये पहले साल घटी, लेकिन 2 सालों तक घट रही है तो फिर 90/100। उसके बाद 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब हमारे पास हो गया 25 और 9 9 81, ये ठीक है। अब 81 और 25 कर लीजिए, 5 8 45, 2 और 8 दूनी 16, 5 2, तो यानी कि 20250, यानी कि जो पॉपुलेशन हमारी 25,000 थी वो अब घट रही थी ना, तो 20,250 पॉपुलेशन हो गई। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये देखिए आंसर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। अब यहाँ पे गलती मत करिएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो इन्होंने 2 वर्ष बाद नहीं पूछा है, 2 वर्ष पहले पूछा है। तो आप मान लीजिए कि उसकी जो जनसंख्या थी 2 साल पहले x रही होगी। फिर पहले साल क्या हुआ, 10% की दर से बढ़ी, ठीक है, पहले साल 10% की दर से बढ़ी, और फिर दूसरे साल भी 10% की दर से बढ़ी। तो 2 साल पहले जो जनसंख्या रही होगी उसी में तो 10% बढ़ रही होगी, इसमें थोड़ी ना, इसमें तो अब हो गई है ये। तो 2 साल पहले जनसंख्या x थी, जब 10% बढ़ी तो यानी 110/100 पहले साल के लिए हो गया, लेकिन 2 साल तक बढ़ी तो फिर दूसरी बार भी 110/100, और जब ये जनसंख्या बढ़ गई तो ये बराबर हो गई 4 8 4 2 2 4 जीरो के। तो देखिए ये बात समझने की कोशिश करिए, अगर ये कहता 2 वर्ष बाद तो हम इसको x की जगह पे रखते इंटू हम 110/100 इंटू 110/100 करते, लेकिन ये तो हो गई है जब 10% बढ़ने के बाद ये जनसंख्या हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ने के बाद जनसंख्या ये हुई है, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, इस जनसंख्या में बढ़ रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें नहीं पता है कि इस जनसंख्या में बढ़ रही है, लेकिन बढ़ के इतनी हो जा रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा, और ये दोनों जीरो कट गए, ऊपर के 2 जीरो से ये। अब 11 से काटिए, देखिए 11 4 जा 11 4 जा, ठीक है, और बाकी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो लगा लीजिए। उसके बाद फिर 11 1 जा 11 4 जा, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो x बराबर ये 100 उधर जाएगा, 2 जीरो और बढ़ा देगा, तो 4 2 2 4 और 2 6, यानी कि उसकी जो 2 साल पहले पॉपुलेशन थी वो इतनी थी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शहर की आबादी 20% की दर से घट रही है और वर्तमान आबादी कितनी है, 10,000 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। आप ये बात ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है या 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो ये पूछ रहा है 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो इसमें वही होगा कि 2 वर्ष पहले वो x थी, उसके बाद क्या हुआ 20% की दर से घटी, 2 साल वो 20% की दर से घटी, तो 100 में से 20 गया तो यानी 80, ये पहले साल घटी,
और ये दूसरे साल घटी। जब घट गई 2 सालों तक तो अब कितनी हो गई है, अब 10,000 हो गई है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 1 2 ये हो गया। उसके बाद देखिए 4 2 ज़ा 8 और हमें पता है 4 25 ज़ा क्या होता है 100, 2 ज़ीरो और लगा दिया। उसके बाद 2 से काट लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 ये। फिर 4 से काट देते हैं। 4 2 ज़ा 8 और देखिए ये 4 क्या कहते हैं 4 3 ज़ा 12 और उसके बाद 4 से डायरेक्ट नहीं जा रहा है ना, तो एक काम करते हैं 4 से डायरेक्ट नहीं काटते हैं। अरे फिर से देख लेते हैं। देखिए 4 इंटू एक्स इंटू 80/100, 80/100 था और इधर था आपका 10,000। देखिए 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट दीजिए। अब देखिए 4 2 ज़ा 8 और 4 25 ज़ा 100, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100 ये हो गया। उसके बाद फिर 4 और ये 25, तो यानी कि x बराबर 25 का स्क्वायर 625 और 25 इंटू ये 625 इधर गया तो 625। अब 25 इंटू 625 तो 15,625 आएगा। तो यानी ये हो गया 25 का क्यूब ही समझ लो, तो 15,625। तो यानी कि 2 साल पहले वहाँ की जनसंख्या कितनी थी 15,625 और अब जनसंख्या कितनी हो गई है 10,000। तो ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 2015 में कितनी थी 1 लाख थी, जो कि लगातार 3 वर्षों में क्रमशः 5%, 10%, 15% की दर से बढ़ती है, तो 2009 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या क्या है। तो देखिए इन्होंने कहा है कि 2005 में 1 लाख है और 2009 तक जनसंख्या क्या हो रही है घट रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाद का पूछा है। अगर पहले का पूछा होता तो हम x गुणे ये करते और बराबर 1 लाख करते, लेकिन इन्होंने 2005 की बताई है और बाद की पूछी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यानी कि 1 लाख इंटू पहले साल 5% क्या हुआ है बढ़ी है, तो यानी कि 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105/100 हो जाएगा। दूसरे साल 10% बढ़ी है, तो यानी 100 में जब 10 जोड़ेंगे तो 110/100 हो जाएगा। और तीसरे साल 15% बढ़ी है, यानी कि 115 हो जाएगा, 115/100। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारी 2019 के प्रारंभ में कस्बे की जो संख्या होगी वो निकल के आएगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 जीरो थे हमारे पास, नीचे 2 2 4 2 6 जीरो, यानी कि अब हम 105 गुणे 11 गुणे 115 कर देंगे तो जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके बाद इन्होंने जो भी प्रीवियस ईयर टीचिंग में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको कलेक्ट करके एक जगह पे रखा हुआ है। तो पूर्व अध्यापक परीक्षाओं में प्रतिशत से पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है वो यूपी टेट प्राइमरी का है, 2020 में आया था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 0.01 का स्क्वायर और इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप बताइए क्या इसमें परसेंटेज लगा है, नहीं। कल मैंने बताया था जिसमें परसेंटेज नहीं लगा है उसमें क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई, और जिसमें परसेंटेज लगा होता है उसको क्या करते हैं डिवाइड। तो इसको तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, पावर 2 थी तो 2 बार लिख लिया, 0.01 इंटू 0.01, और प्रतिशत में कन्वर्ट करना था इसलिए इंटू 100। अब हम यहाँ से डेसिमल हटाए तो ये हो गया और यहाँ से डेसिमल हटाए तो ये हो गया ना। उसके बाद ये 100 ने इस 100 को काट दिया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में क्या 100, तो यानी कि 1/100 आया। जब हमने इसको प्रतिशत में कन्वर्ट किया तो 1/100%, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। अब देखिए बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो यहाँ परसेंटेज का साइन होना चाहिए पर है नहीं, तो बी तो नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन बी इसमें है तो ये नहीं होगा, इसमें है तो ये नहीं होगा। उसके बाद डी तो है ही, तो डी इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, यानी कि सी करेक्ट होगा। अब देखिए
सी में कह रहा है ए और डी दोनों करेक्ट है, तो ए को चेक करते हैं। देखिए जब 1/100 है और अगर आप इसको नीचे से 100 हटाना चाहते हैं तो यहाँ से पीछे से काउंटिंग करिए, दो दो जीरो है ना, तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो 2 डिजिट नहीं है तो बना लीजिए 2 डिजिट, आगे जीरो लगा लीजिए। तो अब 2 डिजिट हो गया, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो ये 100 हट जाएगा, यानी 0.01% भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते हैं और अपने सही ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष 10% और 15% बढ़ता है, तो 2018 के वेतन तक पहुंच गया। तो 2016 में उसका वेतन कितना था? अब आप जान लीजिए ये क्या है, 2016 का वेतन बताना है आपको और 2018 का वेतन पता है। तो आप एक बात बताइए, यानी बाद का पूछा है ना, सॉरी पहले का पूछा है ना। 2016 में कुछ रही होगी एक्स, फिर पहले साल क्या हुआ 10% बढ़ा तो हो गया 110/100। फिर दूसरे साल 15% बढ़ा तो हो गया 115/100। फिर अब 2016 में एक्स था, 2017 में 10% बढ़ा तो इतना हो गया, और फिर 2018 में x% बढ़ा तो इतना हो गया। और 2018 की सैलरी कितनी है? 1,26,500 के। तो देखिए 2016 से 2018 की तरफ आए हम लोग ना। तो अब हमें ये 2016 की सैलरी नहीं पता है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट लिया हम लोगों ने, ठीक है। 11 से इसको काट लीजिए, 11 बन जाए 11, उसके बाद 1 6, फिर 11 बन जाए 11, फिर 5 5, 11 5 ज़ा, और ये 00, 115 से 115 कट गया, 100 आ गया। यानी कि इधर हमारा आया है x/1000, क्योंकि 100 × 10 1000 और बराबर 100, यानी x बराबर 2 2 4 और 1 5। यानी कि जो सैलरी है उसकी वो 2016 में 1 लाख थी और बढ़कर 2018 में 1,26,000 हो गई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यूपी टेट 2020 में ये भी आया हुआ प्राइमरी का ही क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयतन का क्षेत्रफल न बदले। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये इनका। कह रहे एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए। देखिए अभी हमने क्या किया, ये लंबाई लिया, ये चौड़ाई लिया, लेंथ लिया, ब्रेथ लिया। हमने कहा लेंथ भी हमारी 100, ब्रेथ भी हमारी 100। फिर ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, यानी एरिया की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अगर हम 100 को इंटू करा देंगे 100 से, यानी कि हमारा 10,000 हो जाएगा क्या एरिया। ये मेरा है। फिर इन्होंने कहा कि आयतन की लंबाई को 60% बढ़ा दिया है इन्होंने, तो मतलब मेरा जो लेंथ 100 था, इसको 60% इन्होंने बढ़ा दिया है, तो 160 हो गया। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी हमें नहीं पता है, कितने % कमी की करनी होगी, लेकिन आयतन का क्षेत्रफल ना बदले, यानी कि क्षेत्रफल 10,000 ही रहे। तो बात समझ में आई होगी। लेंथ हमारी 100 थी, ब्रेथ भी हमारी 100 थी, तो एरिया हो गया 10,000। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम आयतन की लंबाई को 60% बढ़ा दें, तो हमने भी बढ़ा दिया। हमने क्या किया, रेक्टेंगल के लेंथ को 60% बढ़ा दिया, 160 हो गया। इन्होंने कहा ब्रेथ में अब कितनी कमी कर दें कि एरिया में चेंज ना आए, एरिया हमारा 10,000 ही रहे। तो आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज़ इक्वल टू, अगर 10,000 है तो ब्रेथ इज़ इक्वल टू 10,000/160। ये जीरो से ये जीरो कट गया। आपको पता होगा 4 4 जा 16 और 4 25 जा 100, 100 हुआ, एक जीरो बढ़ गया, तो यानी 250/4। जब 250/4 को हमने सॉल्व किया, ये देखिए तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और ये 10, तो 4 दूनी 8, 2 डेसिमल लगा 0, फिर 4 पंचे 20, यानी ब्रेथ कितनी आई हमारी 62.5। ब्रेथ आई कितनी 62.5।
तो पहले ब्रेथ थी हमारी 100 और अब ब्रेथ हो गई है 62.5। तो कितने % की कमी करनी पड़ी? तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 6 गया 3, यानी कि हमें 37.5% की कमी करनी पड़ी। ये बात एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हमारा 100 से 160 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? 60% क्या हुआ है? बढ़ गया है। लेकिन हमारा 100 था पहले ब्रेथ, फिर अब ब्रेथ हमारा आ गया है 62.5, तो 100 से 62.5 कम हो रहा है, यानी कि ब्रेथ क्या हो रही है? ब्रेथ में कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है? तो 100 में से 62.5 आप माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कितने की कमी आ रही है। तो यानी 37.5% की कमी आ रही है और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। यूपी टेट प्राइमरी 2020 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ कर वही संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या कितनी है? देखिए, जो इन्होंने कहा है वही कर देते हैं। इन्होंने कहा किसी संख्या, हमें नहीं पता है, हमने कहा x है हमारी संख्या और 75% में, तो x का 75% मानी 75/100 में 75 जोड़ा जाए, तो ये देखिए 75 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, बराबर यही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी x प्राप्त हो जाती है। अब देखिए 25 त्याएँ 75, 25 चौका 100, तो ये हो गया 3x/4 प्लस का 75 इज़ इक्वल टू x। अब देखिए हमने आपको ऐसे सिखाया है कि ये x बड़ा है, ये 3/4x छोटा है, तो यानी कि ये इसके पास जाएगा, छोटा वाला बड़े के पास जाता है, बड़ा वाला छोटे के पास नहीं जाता। तो ये जो 3x/4 प्लस में था ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3x/4, तो ये यहाँ से वहाँ चला गया। इसके नीचे 1 है, एलसीएम लिया आपने 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 4x - 3x, और इधर हमारा क्या था 75। अब देखिए 75 ये डिनोमिनेटर में था, इधर आ गया मल्टीप्लाई में हो गया, और 4x में से 3x गया x हो गया। 5 चौक 20, 7 चौक 28, 29 30, यानी कि x कितना है हमारा 300। वो संख्या हमारी कितनी थी? वो संख्या हमारी 300 थी। तो कितना इजी क्वेश्चन था, जो ये कहें वो करते जाइए, बस हर क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने 5th क्वेश्चन की बात करी है जो 2018 में आया हुआ है। 5th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि p का p% 36 हो। तो देखिए p मैथ में का मतलब मल्टीप्लाई, और p% यानी p × 1/100 36 हो, यानी 36 है। तो देखिए p × p दे देगा और ये उधर जाएगा तो 36 × 100 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें p की, तो अगर इधर फिर अंडर रूट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ p² था, अगर आप ये स्क्वायर हटा रहे हैं तो ये इधर आएगा तो अंडर रूट। अब उसके बाद देखिए 36 है तो 6 × 6, और 100 है तो 10 × 10। और आपको ये बात पता होगी, रूट के अंदर 2 चीज़ होती है, बाहर आके 1 हो जाती है, रूट के अंदर 2 चीज़ होती है, बाहर आके 1 हो जाती है, यानी p की वैल्यू क्या आ गई 60। तो यही तो इन्होंने पूछा था कि p कितना होगा, तो p कितना होगा 60 होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, तो ये सदस्यों का कितना प्रतिशत था? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो उन्होंने कहा 4/25 वोमेंस थी, तो यहाँ पे इस रेशियो का मतलब आप समझ लीजिए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये 4/25 का मतलब होता है कि टोटल 25 लोग थे और जिसमें से 4 महिलाएं थी। 4/25 का मतलब होता है टोटल 25 पर्सन थे और उसमें से 4 महिलाएं थी। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो 4 है ये 25 का कितना % है, 25 का कितना % है, तो कल मैंने बताया था x जो है वो y का कितना % है, x जो है वो y का कितना % है, तो आप कहते थे x/y × 100 ना, कल मैंने ये चीज़ सिखाई थी। तो आज वो कह रहा है 4 जो है 25 का कितना % है, तो यानी 4/25 × 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, कितना है 16% है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यूपी टेट में यही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं।
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि %। अब देखिए, कल की क्लास आपने देखी होगी तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। कल मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको ग्रोथ परसेंटेज यानी वृद्धि परसेंटेज निकालना हो तो आप देख लीजिए ग्रोथ, आप देख लीजिए ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, सीधी सी बात ये। तो इन्होंने कहा अगर 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जा रही है तो ग्रोथ कितने की हो रही है? 5,000 की हो रही है। ठीक है, ग्रोथ कितने की हुई? 5,000 की। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, मतलब कस्बे की रियल जनसंख्या कितनी थी? 60,000 थी। 60,000 थी इंटू 100, सॉल्व करने पे जो आएगा वही आपका ग्रोथ परसेंटेज होगा। तो देखिए 3 जीरो ये और 3 जीरो ये कट गया, उसके बाद 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, ऊपर हो गया 50 और नीचे हो गया 6। अब देखिए 2 त्याई 6 और ये 25, यानी कि 25/3% की ग्रोथ हो रही है। तो आप चेक करिए, देखिए 8 त्रिक 24 और एक 25, यानी 25/3% की ग्रोथ हो रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो रहा हमारा। तो ये 7 क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन्होंने कहा पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च न बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती कितनी करनी पड़ेगी? तो देखिए इस तरह का अभी हमने क्वेश्चन किया था कि देखिए हमने कहा कि पहले हमारी पेट्रोल की कीमत थी 100 रुपये पर लीटर और हमारा लगता था 100 लीटर, तो खर्च कितना हो जाता था? 10,000। यानी कि अगर 100 रुपये लीटर पेट्रोल है और 100 लीटर हम यूज़ करते थे तो हमारा 10,000 रुपये खर्च हो जाता था, तो टोटल एक्सपेंडिचर। फिर इन्होंने कहा कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, यानी 100 रुपये में मिलने वाला तेल अब 125 रुपये में मिलता है। 100 रुपये में मिलने वाला तेल 125 रुपये में बचता है। तो ये अब कितने लीटर कम कर देंगे यूज़ करना, जिससे कि इनका एक्सपेंडिचर जो है वो ना बढ़े, 10,000 ही रहे एक्सपेंडिचर। ये 10,000 से ज़्यादा पेट्रोल मतलब यात्रा में नहीं खर्च करेंगे। तो पहले 100 रुपये लीटर तेल था, 100 लीटर ये यूज़ करते थे तो 10,000 एक्सपेंडिचर इनका होता था, मतलब 10,000 ये खर्च कर देते थे यात्रा में। तो ये अपने खर्चे को नहीं बढ़ा रहे हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। तो अगर खर्चे को नहीं बढ़ा रहे हैं तो यात्रा अब ये कम करेंगे। कितनी कम करेंगे? तो देखिए ये हमें नहीं पता है, तो हमें पता है 125, यानी कि कितने रुपए प्रति लीटर तेल है और कितने लीटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं पता है। मान लीजिए x है, तो इधर बराबर कितने 10,000 के ये इधर आएगा, तो x बराबर 10,000/125। तो देखिए 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 100 उसके बाद 0, फिर 5 और 40 यानी 80। यानी कि पहले वो 100 लीटर तेल खर्च करते थे, तो अब 80 लीटर खर्च करेंगे तो उनका एक्सपेंडिचर उतना ही रहेगा। तो यानी कि पहले 100 कर रहे थे, अब 80 कर रहे हैं, तो यानी कि 20% की उन्होंने क्या करी है? कटौती कर दी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि 0.025 किसके बराबर है और ऑप्शंस हमारे परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो देखिए 0.025 है, आप डेसिमल हटा देंगे जब, तो 1 2 3 यानी कि 3 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। अब आपका ये है 25/1000। फिर आपने देखा कि इन्होंने ऑप्शन परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये इसमें परसेंटेज लगा है नहीं, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये आपका हो जाएगा 25/10। तो मैंने बताया था कि 1 जीरो है तो पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा दीजिए, यानी कि 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए 2.5 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। तो हमारा 9 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ था कि 0.4 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑफ 5% का मतलब अपॉन में 100 क्या होगा? तो देखिए डेसिमल हटाए, यहाँ भी 10 हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, यानी कि क्या हो गया? 1/50। अब डिवाइड कर लीजिए 51 डेसिमल,
एक जीरो, अभी 50 बड़ा है 10 छोटा है तो एक जीरो लगाया तो यहाँ एक जीरो और लग गया, और 50 2 ज़ा 100 होता है तो 2, और ये 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0.02। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 0.02 आपका सी दे रहा है। छत्तीसगढ़ में आया है ये, छत्तीसगढ़ टेट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा एक कस्बे में 1000 निवासी में से 60% पुरुष हैं जिसमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो कस्बे में कितनी महिलाएं साक्षर हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक कस्बे में 1000 निवासी में से 60% पुरुष हैं और 60% पुरुष हैं तो उसमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो कस्बे में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन्होंने कहा 1000 निवासी हैं। जब 1000 निवासी हैं तो इसमें पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, तो इन्होंने रेशियो में कैटेगराइज कर दिया कि 60% पुरुष हैं। तो आप बताइए अगर 60% पुरुष हैं तो 40% महिलाएं होंगी। इन्होंने, आइए देखते हैं ज़रा 60% 1000 का कितना होता है। तो ये देखिए 60% इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यानी 600, यानी कि हमें ये पता चल गया मेल कितने हैं 600, और फिर फीमेल कितनी होंगी, 1000 में से 600 मेल हैं तो फीमेल कितने होंगे 400। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, फिर इन्होंने कहा कि जो 60% पुरुष हैं उनमें से 20% साक्षर हैं। तो 60% जो पुरुष थे यानी 600 पुरुष हैं तो 600 में 20% साक्षर हैं, यानी देखिए 600 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, मतलब 600 पुरुष थे उसमें से 120 पुरुष जो थे वो क्या थे, साक्षर थे। फिर इन्होंने कहा कि यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं, तो देखिए इन्होंने ये नहीं कहा है कि पुरुष साक्षर है या महिलाएं साक्षर हैं, इन्होंने कहा 25% निवासी साक्षर हैं। तो निवासी तो 1000 थे ना, निवासी 1000 थे और 25% साक्षर हैं, तो आइए देखें कितने परसेंट निवासी साक्षर हैं। 250% निवासी, 250 निवासी साक्षर हैं, उसमें से 120 पुरुष हैं, तो यानी कि 130 महिलाएं साक्षर हैं। पुरुष 120 साक्षर हैं तो महिलाएं 130 साक्षर हैं। ठीक, हमें पता चल गया पुरुष कितने साक्षर हैं, महिलाएं कितने साक्षर हैं। आइए जानते हैं पूछा क्या है। तो कस्बे में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो देखिए साक्षर महिलाएं 130 हैं और टोटल महिलाएं 400 हैं। तो अगर मैं कहूँ 130 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है, 130 जो है 400 का कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे 130 बटे 400 गुणे 100। अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते कि कस्बे में कितनी महिलाएं साक्षर हैं तो हम यहाँ पे आंसर दे देते 130 महिलाएं साक्षर हैं, लेकिन इन्होंने कहा कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, तो 130 महिलाएं साक्षर हैं और महिलाएं 400 हैं, तो 130 400 का कितना परसेंट होगा? तो मैंने कल ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, 130 बटे 400 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 को 130 से भाग देंगे तो 4 तेईं 12 और 4 दूनी 8, दशमलव लगाएंगे और फिर 4 पंचे 20, यानी कि 32.5% महिलाएं जो हैं वो साक्षर हैं। तो हमारा ऑप्शन डी होगा। अच्छा क्वेश्चन था और उत्तराखंड टेट में आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 कि 1 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है। तो आप एक बात पहले ध्यान रखिएगा कि अगर यूनिट्स अलग अलग हैं तो हम उनका प्रतिशत नहीं निकालेंगे जब तक यूनिट सेम ना हो जाए। तो इन्होंने कहा 1 ग्राम कितना प्रतिशत है 1 केजी का, तो इस केजी को ग्राम कर देंगे तो ये तो 1 ग्राम था, और ये केजी को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा। तो अब मैं कहूँ कि 1 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो यानी 1 बटे 1000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 बटे 10 का मतलब होता है 0.1%। तो यानी कि ये जो 1 केजी 1 ग्राम है वो 1 किलो का 0.1%
होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इन्होंने कहा x का मान y से 25% कम है, तो यानी कि y से 25% कम है ना, तो y का जो मान है x का जो मान है बराबर है y के मान से 25% कम। तो देखिए 25% कम का मतलब है 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75% किसका, y का। क्यों, x का मान y से 25% कम है, तो यानी y से 25% कम कर दिया अब तो 75/100 हो गया। तो वो जो मान है वो क्या है, x है। तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यानी x बराबर 3/4 y के। तो x बटे y बराबर 3/4। कैसे, ये y इधर आया, तो यानी कि अगर x 3 है तो y कितना है, 4 है। फिर इन्होंने कहा y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देख रहे होंगे y का जो मान है वो x से अधिक है। तो ये पूछ रहे हैं y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यानी कि हमने बताया था ग्रोथ परसेंटेज बराबर ग्रोथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अब देखिए ग्रोथ यानी कि कितना बढ़ रहा है, तो 3 था मान x का, 3 से 4 हो गया है। तो यानी कि बढ़ कितना रहा है, 1 बढ़ रहा है। और इधर देखिए इन्होंने कहा y का मान किससे, x से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब y का कंपैरिजन x से किया जा रहा है। तो x की जो वैल्यू होगी वही ओरिजिनल वैल्यू होगी इनटू 100, यानी 100/3। अब 100/3 को जब करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 1 0, फिर 3 3 ज़ा 9, 1, यानी कि 33 होल 1/3%। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, तो टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। देखिए 20 लीटर पेट्रोल था, 3 लीटर रिसाव हुआ यानी लीकेज के कारण 3 लीटर पेट्रोल गिर गया, तो अब कितना बचा, 17 लीटर। तो इन्होंने कहा कि टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है। तो देखिए 17 लीटर पेट्रोल रह गया है और 20 लीटर था, यानी कि ये जो 17 लीटर है ये 20 लीटर का कितना प्रतिशत है, यही ये जानना चाह रहे हैं। तो कितना प्रतिशत है, तो यानी 17/20 गुणे 100। इसी तरह से तो हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 17 पचे 85, यानी कि कितना परसेंट पेट्रोल रह गया है, 85% पेट्रोल रह गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि राधिका ने 2,50,000 रुपये में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई और उसके अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। तो 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत दो। देखिए अगर उसने 2,50,000 की कार खरीदी है और फिर पहले साल उसकी कीमत 10% गिर गई, यानी 100 में 10 हटा देंगे तो यानी कि अब 90% रह गई। ये तो पहले साल के लिए हो गया। फिर दूसरे साल क्या हुआ, उसकी कीमत 12% गिर गई, यानी 100 में 12 घटा देंगे तो यानी कि 88% उसकी कीमत रह गई। तो ये 88, अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे जो आएगा वही उसकी कीमत होगी। तो 2 वर्ष में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत बताना है, तो पहले हम ये देख लें कि घट के कितने परसेंट हो गई है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यानी कि 25 × 90 × 88, तो 25 9 225 और एक जीरो था वो लगा लिए। 88 से मल्टीप्लाई करना था, 0 8 45 के 0, 4 हासिल, 8 9 16, 4 20 के 0, 2 हासिल, 8 9 16, 2 18 और फिर 0 0 0 8 1, तो 0 0 0 8 9 1, यानी कि जो था 2,50,000 का वो अब हो गया 1,98,000 का। तो देखिए इन्होंने पूछा है कमी परसेंटेज, तो कमी परसेंटेज का मैंने बताया था क्या होता है।
कितने की कमी हुई है अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इनटू में क्या 100। तो कमी कितने की हुई है 2,50,000 में से 1,98,000 घटा दीजिए, यानी 52,000 रुपये की कमी हो गई है। ओरिजिनल वैल्यू थी 2,50,000 और गुणे क्या 100। 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे, एक ये 5 दूनी 10 पचाम 25, 52 दूना 104, 104/5 यानी कि 5 से कर लीजिए तो 5 दूनी 10 4। अब हमको एक और डिजिट उतारनी है तो जीरो लगाएंगे तो परमिशन मिलेगी। अब आप दूसरी डिजिट उतार सकते हैं, पर दूसरी डिजिट है नहीं तो डेसिमल लगाएंगे तो जीरो बढ़ेगा और फिर 5×8 40, यानी कमी कितनी हुई है 20.8% की। तो यहाँ पे ये हो गया। लेकिन मैं इससे भी आसान तरीका आपको बताता हूँ। कल मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, +-a +-b +-a/100%। ये मैंने कहा था ये फॉर्मूला आप तब लगाइएगा जब पहले साल बढ़ रही हो, दूसरे साल बढ़ रही हो, या पहले साल घट रही हो, दूसरे साल घट रही हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था। पहले साल कीमत 10% गिरी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई -10। फिर उसके अगले साल इसकी कीमत 12% गिर गई, यानी बी की वैल्यू -12, क्योंकि कमी हो रही है भाई। तो यानी कि -10 -12 और माइनस माइनस प्लस 10 गुणे 12/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत जो आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए -10 -12 माइनस का 22 प्लस एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 छंग 12 2 पंचे 10 मतलब 6/5%। तो 22 पंचे 110, तो -110 प्लस 6/5% मतलब कि -104/5%। और अभी हमने 104 को 5 से डिवाइड किया था तो -20.8% आया था, और माइनस साइन शो कर रहा है कमी हुई है और 20.8%। तो आप देख लीजिए, आप जिसमें ज़्यादा कंफर्ट हो, जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया हो, उस मेथड को आप यूज़ कर लीजिए। तो ये था, ये इसके 2 तरीके थे। बेस्ट तरीका ये है, तरीका ये भी अच्छा है, टाइम टेकिंग कोई भी नहीं है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बस थोड़े ही टाइम में क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, यूपी टेट में आया हुआ ये भी था। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 के आगे करेंगे। अब आइए देखते हैं, जो साइंस में पहला चैप्टर है लर्निंग वर्क था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेंड्रोलॉजी तक बता दिया था कि डेंड्रोलॉजी का क्या मीन होता है। देखिए, मैंने बताया था कि डेंड्रो क्रोनोलॉजी है, तो डेंड्रो वृक्ष हो गए और क्रोनो एज हो गए, तो यानी कि वृक्षों की एज यानी ट्रीज़ की एज का अध्ययन वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर केवल डेंड्रोलॉजी है तो वो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होगा। यहाँ तक हम लोग ने किया था। बात करते हैं अब इकोनॉमिक बॉटनी की। इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब हो गया, इकोनॉमिक का मतलब आप समझ रहे होंगे आर्थिक, और बॉटनी का जो रिलेशन होता है वो पौधों से होता है। तो यानी कि उन पौधों का अध्ययन करना जो आर्थिक महत्व रखती हों। तो इकोनॉमिक बॉटनी क्या हो गया, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। उसके बाद बात करते हैं माइकोलॉजी। देखो, माइको को क्या बोलते हैं, कवक। माइको क्या है, कवक है। तो माइकोलॉजी क्या हो जाएगा, कवक का वैज्ञानिक अध्ययन। फाइकोलॉजी, देखिए जैसे माइको का मतलब होता है कवक, वैसे फाइको का मतलब होता है शैवाल। तो फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा, शैवालों का अध्ययन। उसके बाद है पैलियोबॉटनी। तो पैलियोबॉटनी में क्या होता है, जो भी पादप होते हैं, चाहे वो मतलब जो भी पादप हैं, यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं, उनके जीवाश्म का अध्ययन वो पैलियोबॉटनी कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी जैसे कोई भी पेड़ पौधा टूट कर गिर गया है, फिर वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, तो जब वो सड़ने लगता है उसका जीवाश्म, तो उसका अध्ययन करना वो पैलियोबॉटनी कहलाता है। उसके बाद फिजियोलॉजी की बात करें तो अलग अलग पौधों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करना, यानी कि वो कौन कौन सी जैविक क्रियाएं करती हैं, कैसे करती हैं, वो फिजियोलॉजी
लॉजी कहलाता है। तो पैलियोबॉटनी और फिजियोलॉजी दोनों ही पादप से संबंधित हैं, बट यहाँ पर जीवाश्म का अध्ययन हो रहा है और यहाँ पर अलग अलग पौधों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन हो रहा है। तो फिजियोलॉजी और पैलियोलॉजी का कंपैरिजन आप ध्यान रखिएगा तो आपको दोनों ही याद रहेंगे। जैसे यहाँ पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी और डेंड्रोलॉजी का कंपैरिजन, जैसे यहाँ पे माइको और फाइकोलॉजी का अध्ययन, माइको कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, वैसे ही पैलियोबॉटनी और फिजियोबॉटनी का कंपैरिजन करके याद करिएगा। उसके बाद टेरिडोलॉजी की बात करें, जैसे ब्रायोलॉजी क्या होता है, ब्रायोफाइटा का अध्ययन, तो वैसे ही टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो टेरिडोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है, टेरिडोलॉजी कहलाता है। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन क्या कहलाएगा, टेरिडोलॉजी कहलाएगा। ये देखिए मैं आपको जो डेली याद करवाता हूँ, पहला चैप्टर है साइंस का, और मैंने पहले आपको सारे कल्चर याद करवाए, फिर क्रांतियाँ याद करवाई ना। उसके बाद ये देखिए आज मैं जिसकी बात कर रहा था, ये इतनी ढेर सारी चीज़ें दी हुई थी लॉजी से रिलेटेड, और ये देखिए अभी टेरिडोलॉजी आखिरी बताया, फिजियोलॉजी, पैलियोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, तो ये पूरा आप याद कर चुके हैं। ये अभी मुझे याद करवाना है, ये मैंने याद करवा दिया है आप लोगों को। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे विद्युत पंखा है, पंखा व्हील की तरह नाचता हुआ चलता है तो व्हीलर हो गया ना। वैसे थर्मामीटर में 3 डिग्री होती है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, तो उसमें से फ़ारेनहाइट एक यूनिट होती है। तो थर्मामीटर किसने डिस्कवर किया, फ़ारेनहाइट ने। नाम पूरा क्या है, डैनियल गैब्लिगन ना। वैसे ही आपको हेलीकॉप्टर का ममफोर्ड याद करवाया है। टेलीफोन आता है तो बेल बजती है, तो ग्राहम बेल ना। इसी तरीके से याद किया। टाइपराइटर, टेरी, टा से टाइपराइटर, टा से टेरी, तो टाइपराइटर का टेरी का पूरा नाम पेलेग्रिन टेरी। तो इस तरह से हमने इन चीज़ों को भी याद कर लिया। तो अब हमें ये याद करना है, अगली क्लास में हम लोग ये याद करेंगे, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ये भी याद कर लेंगे। सारी चीज़ें जब लर्निंग वर्क हो जाएगी तो एक दिन में हम इसको कवर कराएंगे। अब देखिए इनमें से बहुत से रिपीट हो रहे हैं। टेलीविज़न का बता चुका हूँ, जैसे स्कूटर का, डायनमो का, ठीक है। और इसमें साइकिल का, मैक मिलने गया साइकिल से, तो इसमें देख लूँगा जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके याद करवा दूँगा। और फिर इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। 62 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले हम लोग याद कर लें, उसके बाद देखिए डीएनए का डिटेल मैं दे चुका हूँ आपको। डीएनए एडिटिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, और एप्लीकेशन क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। तो पहले याद हो जाएं चीज़ें, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू क्लास।